हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो जैसा कि आपको पता है, हम लोग आपको घर बैठे पढ़ाई का मौका दे रहे हैं ताकि आप घर बैठे अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर सको। तो इसी वजह से हमने अभी ये इनिशिएटिव शुरू किया हुआ है जिसमें आप घर बैठे सारे के सारे सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हैं। अगर आप 9th 10th 11th और 12th के स्टूडेंट हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको अपने घर बैठे ही सारे के सारे पढ़ाई वाले अपडेट मिलते रह सकें। तो चलिए अब हम आज के टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। जो हमारा चैप्टर है संविधान निर्माण, यह स्टैंडर्ड 9th का राजनीति शास्त्र का एक चैप्टर है जिसके पुराने वीडियोस हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो मैं कहूंगा कि आप उनको देख लीजिए, और अगर आपने देख लिया है तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं ये चैप्टर जिसका नाम है संविधान निर्माण। इस टॉपिक में हम आज आ चुके हैं एक सेक्शन की तरफ जिसका नाम है संविधान सभा। संविधान सभा यहां पहुंच चुके हैं हम। ठीक है, तो यह पॉइंट हो सके तो हमारे चैप्टर का सबसे आखिरी पॉइंट होने वाला है। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में कि संविधान सभा क्या थी। हमने पहले संविधान के कुछ इतिहास के बारे में देखा कि संविधान का इतिहास कहां से शुरू हुआ था। इसके इतिहास की परिकल्पना, संविधान के इतिहास की परिकल्पना नेहरू रिपोर्ट से शुरू हुई थी। उसके बाद 1935 के भारत सरकार अधिनियम में यह पूरी तरह शामिल हो चुकी थी, और उसके बाद बढ़ते 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 आज हम लोग एक स्वतंत्र स्वराष्ट्र की मांग करते हुए एक बहुत ही बढ़िया संविधान को देखते हैं। तो इसकी शुरुआत 1946 में हुई थी। संविधान लिखने के लिए किसी एक व्यक्ति को नियुक्त नहीं किया गया क्योंकि यह संविधान पूरे देश का विकास करने के लिए होने वाला था। इसीलिए संविधान के लिए एक सभा बनाई गई और उसका नाम रखा गया संविधान सभा। और इसमें किसी भी व्यक्ति को ऐसे ही नियुक्त नहीं किया गया बल्कि इसके लिए चुनाव किए गए। कब चुनाव हुए? इसके चुनाव हुए जुलाई जुलाई 1946 में। इसके सदस्यों के चुनाव किए गए। इसके सदस्यों के लिए चुनाव किए गए। चुनाव किए गए गए ऑब्वियसली आपको पता है चुनाव किए गए। अब आपको भी सबको पता है कि चुनाव जब भी होता है तो उसका रिजल्ट आने में थोड़ी देर हमेशा होती है। तो यहां पर भी इसके रिजल्ट आने में थोड़ी देर हुई, और रिजल्ट आने के बाद भारत और पाकिस्तान के लिए दो अलग अलग संविधान निर्माण करने की चर्चा हुई, और उसके बाद यहां पर हम लोग बैठक के पास आ गए। और इसकी पहली बैठक कब बुलाई गई? पहली बैठक कब बुलाई गई? तो दिसंबर 1946 को बुलाई गई। दिसंबर 1946 को बुलाई गई। ऑब्वियसली सबको पता है दिसंबर 1946 को बुलाई गई। अब इस बैठक के बुलाए जाने के बाद क्या किया गया? इस बैठक के बुलाए जाने के बाद वक्त ही संविधान सभा में के भी मतलब भारत के दो हिस्से बट गए, भारत और पाकिस्तान। और इसी वजह से संविधान सभा भी दो भागों में बट गई, भारत की संविधान सभा और पाकिस्तान की संविधान सभा। भारत की जो संविधान सभा थी इसमें कितने सदस्य थे? तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि भारत की संविधान सभा में, भारत की संविधान सभा में, संविधान सभा में कुल कितने मेंबर थे? कुल 299 सदस्य थे। सदस्य थे कौन थे? 299 सदस्य थे जिन्होंने अपना संविधान लिखना शुरू किया। कब? जो दिसंबर 1946 से इन लोगों ने संविधान लिखना शुरू किया। तो इन लोगों का संविधान जो था वो 26 नवंबर और 1949 को संविधान संपूर्ण हुआ। 26 नवंबर 1949 को संविधान निर्माण पूरा हुआ। निर्माण पूर्ण हुआ। ठीक है,
संविधान निर्माण की प्रक्रिया पूर्ण हो गई। लेकिन संविधान को जो था वो लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। क्यों लागू किया गया? क्योंकि सबको पता है, मैंने जब बताया था संविधान का इतिहास तो वहां पे मैंने किया था इस बात का जिक्र कि 1931 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार स्वतंत्रता और स्वाधीनता जैसे शब्दों की मांग की थी और स्वतंत्रता और स्वाधीनता जैसे शब्दों पर बात करनी शुरू की थी। उन्हीं दिनों हमें यह पता चला था कि हमारे राष्ट्र में, हमारे अपने देश में स्वतंत्रता की क्या मांग हो सकती है। और इसीलिए 26 जनवरी 1949 के 26 नवंबर 1949 का बना हुआ संविधान 2 महीने रोक कर रखा गया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया ताकि हम अपने स्वतंत्रता, स्वाधीनता दिवस, जिनको नेहरू जी ने कहा था स्वाधीनता दिवस के अवसर को एक बड़ा अवसर बना सकें। और वह अवसर बन के हमारे सामने आया और वह अवसर क्या था? वह अवसर था गणतंत्रता दिवस। आज 26 जनवरी 1949 हमारे संविधान निर्माण की प्रक्रिया को दिखाता है और बताता है कि यह किस तरीके से काम करता है। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू कर दिया गया। ठीक है। और इस संविधान के लागू होने के बाद भारत सरकार ने अपना प्रशासन पहली बार अपने हाथों में ले लिया था और उसके बाद अपने हिसाब से शासन करना शुरू हो गया था। आज हम लोग ऐसे स्तर पे पहुंच चुके हैं, हमने ये भी देखा है कि पिछले हम इस सभा द्वारा निर्मित संविधान को मानते आ रहे हैं। लेकिन मजे की बात तो ये है कि यहाँ पर हमारे सामने एक सवाल आता है कि इस सभा द्वारा 50 साल से भी पहले जो संविधान बना था उसको हम आज तक क्यों मानते हैं? हाँ, उसको हम आज तक क्यों मानते हैं? इसका एक कारण हमने पहले ही कहा था। इसका एक कारण यह है कि संविधान सभा किसी सदस्य के विचार के बारे में नहीं था कि हाँ चलिए भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा बनाई तो उसमें भीमराव अंबेडकर जी के आदर्श हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि यह संविधान सभा अपने समय से आगे चलने वाले एक दर्जे के तौर पर लिखा था। दुनिया के कई देशों में संविधान को बार बार चेंज करते रहा गया है, कई बार संशोधित किया गया है। लेकिन हमारे यहाँ जो संविधान है उसके जो बुनियाद है ना, उसका जो बेसिक कंस्ट्रक्शन है जिस पर संविधान को निर्मित किया गया है वह कई देशों से बेहतर है। क्योंकि इसको इस तरीके से ढाला गया है, इसको इस तरीके से बनाया गया है कि यह भारतीयों की प्रवृत्ति को समझ सके और भारतीयों को क्या कर सके, आगे बढ़ा सके, आगे लाने में जिम्मेदारी को दिला सके। ठीक है। कई बड़े बड़े राजनीतिक समूह आज भी संविधान पर चर्चा करते हैं, लेकिन आज तक किसी ने संविधान पर सवाल नहीं उठाया है। क्यों? क्योंकि यह पहला ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसने हर एक भारतीय को अपनी मर्जी दी है। फ्री विल, समझते हो ना? फ्री विल बहुत बड़ी चीज होती है जिसको स्वतंत्रता का नाम भी दिया जाता है। कहा यह गया है कि फ्री विल जिस राष्ट्र में या जिस देश में दी जाती है वह राष्ट्र या वह देश अपने आप में अपने समय से काफी आगे चल रहा होता है। और इसी वजह से हमारे संविधान सभा को काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। संविधान को मानने का दूसरा कारण यह है कि संविधान सभा भारत के लोगों का ही प्रतिनिधित्व कर रही है। ऐसा नहीं है कि यह किसी और देश के नागरिकों को मतलब और देश के संस्थाओं को और देश के नागरिकों को प्रमोट कर रही है, ऐसा नहीं है। समझो उस वक्त तो हमारे पास यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज भी नहीं था, मतलब सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार भी नहीं था। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया है, वह भी नहीं था तो भी। और उस वक्त तो हम संविधान सभा में के वक्त डायरेक्ट चुनाव भी नहीं कर सकते थे, अप्रत्यक्ष चुनाव होता था। जो भी सदस्य होते थे वही अपने हिसाब से चुनाव करते थे और प्रतिनिधित्व भी सही तरीके से नहीं था। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे देश में जब संविधान सभा का निर्माण किया जा रहा था तो जो 299 सदस्य बनाए गए थे, 299 सदस्यों का चुनाव किया गया था, वह 299 सदस्य अलग अलग समूह, जाति, वर्ग और पेशे के लोग थे, जिसकी वजह से हर एक वर्ग का अपना एक वर्चस्व बन सके, हर एक वर्ग अपनी आप को एक रिप्रेजेंटेशन दिला सके। तो ये एक बहुत ही बड़ी बात हो जाती है हमारे देश के टर्म में कि उस वक्त जब हमारे पास सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार भी नहीं था तब भी हमने इतना कुछ अच्छा काम कर लिया। तो यह एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि मानी जाती है हमारे देश के लिए और यही उपलब्धि के दम पर आज भारत
सर्वश्रेष्ठ संविधान अपने साथ रखे हुए है। चलिए आते हैं अब अगले टॉपिक की तरफ। दो प्रश्न मतलब दो जवाब काफी रहेंगे ना कि 50 साल पहले हमारा संविधान इतना अच्छा क्यों है। 50 साल पहले का लिखा हुआ संविधान अच्छा क्यों है? पहली बात तो ये इसमें इसकी बुनियाद बहुत अच्छी है। दूसरी बात तो यह कि यह लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। तो अब आइए अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जिसमें हम क्लियरली देख सकते हैं कि भारतीय संविधान के कुछ बेसिक वैल्यूज क्या है, क्या बुनियादी मूल्य है जिसके दम पर भारतीय संविधान टिका हुआ है। हमारे संविधान के पीछे का फिलॉसफी क्या है, दर्शन क्या है। तो इसको हम दो तरीके से पढ़ सकते हैं। पहला, हम संविधान पढ़े, सबसे पहले तो संविधान पढ़े। तो पूरा संविधान पढ़ना तो हमारे बस की बात नहीं है, इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, हम यही काम करने के लिए इतने बड़े संविधान को नहीं पढ़ सकते, तो क्या करेंगे, हम इसकी प्रस्तावना पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं? संविधान की प्रस्तावना पढ़ लेते हैं। किसी भी संविधान का, दुनिया का कोई भी संविधान हो, अगर आप उसका प्रस्तावना पढ़ते हैं ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप उसकी कुंजी पढ़ रहे हो। जैसे घर का एक दरवाजा होता है जिससे आप एंटर करते हो दरवाजा से ही घर का अंदाजा लग जाता है, लगभग दरवाजा से ही घर का अंदाजा लग जाता है। उसी तरह भारतीय संविधान या फिर दुनिया का कोई भी संविधान हो, अगर आप संविधान पढ़ना चाहते हो तो आप संविधान अगर नहीं पा रहे हो तो आप सिर्फ उसकी प्रस्तावना पढ़ लो। क्या पढ़ लो? सिर्फ उसकी प्रस्तावना पढ़ लो। प्रस्तावना पढ़ने से ही लगभग आपका संविधान वाला जो टॉपिक है वो एकदम क्लैरिफाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संविधान वाला टॉपिक एकदम क्लैरिफाई हो जाएगा। और इसी वजह से आप क्या पढ़ पाओगे, आराम से अपनी चीजों को समझ पाओगे कि हाँ किस तरीके से हमारा ये जो टर्म है वो वर्क कर रहा है। तो इसीलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि संविधान की जो प्रस्तावना होती है वही हमारा काम करती है। अब संविधान की प्रस्तावना पर गौर करने के लिए सबसे पहले आप उधर जाने से पहले संविधान के आइडियोलॉजी को समझ लीजिए। ठीक है, इसके पीछे की आइडियोलॉजी क्या थी? इसका पीछे का आइडियोलॉजी यह था कि भारतीय संविधान के सूची में बड़े बड़े नाम आते हैं, लेकिन महात्मा गांधी का नाम उसमें नहीं आता। तो इसका मतलब यह हुआ कि बस महात्मा गांधी भारतीय संविधान के हिस्से में नहीं थे। अरे भारतीय संविधान पूरा का पूरा महात्मा गांधी के आदर्शों पर टिका नहीं है, लेकिन फिर भी यह जरूर कहा जा सकता है कि भारतीय संविधान का एक बहुत बड़ा अंश, क्या एक बहुत बड़ा अंश संविधान को महात्मा गांधी के निर्देशों पर लागू कराने में मदद करता है। 1931-32 के टाइम से ही गांधी जी यह बात में विश्वास रखते थे कि अगर हमें हमारे देश को प्रमोट करना है, अगर हमें हमारे देश में बढ़ावा दिलाना है ना, तो उसके लिए हमें जनता को शामिल कराना पड़ेगा। जनता को लोगों को प्रतिनिधित्व को समझाना पड़ेगा, क्या प्रतिनिधित्व क्या होता है, किस प्रकार यह वर्क करता है। और इसीलिए वह पेपर लिखा करते थे। क्या करते थे? पेपर लिखा करते थे। और उन्हीं पेपरों में एक पेपर था जिसका नाम था यंग इंडिया। क्या था? यंग इंडिया। उसी पेपर के संपादन के जरिए हमें बहुत बातें पता चलती हैं जो संविधान के निर्माण में कितनी यूजफुल रही हैं। तो अब आइए अब हम संविधान के कुछ आदर्श देखते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं संविधान के आदर्श। संविधान के आदर्श क्या क्या थे? सबसे पहला यह रखते हैं कि यहां पर क्या होगा, तो यहां पर हम सबसे पहले रख सकते हैं गांधी जी की विचारधारा। गांधी जी की विचारधारा। गांधी जी की विचारधारा यह क्या थी? यह एक ऐसी विचारधारा थी, यह एक ऐसी थॉट थी जिसके अंदर गांधी जी समानता, बराबरी, ऐसी चीजों को प्रमोट करना चाह रहे थे। और इसी विचारधारा के जरिए उन्होंने इस बात का प्रमोशन किया भी। और इसका सबूत हमको कहां मिलता है? इसका सबूत मिलता है हमको यंग इंडिया। इंडिया क्या? यंग इंडिया नाम की एक न्यूज़पेपर संस्था थी, उससे हमको इसका सबूत मिलता है, इस बात का सबूत मिलता है कि हाँ गांधी जी ने किस प्रकार हमारे संविधान को निर्देशित किया था। 1931 में उन्होंने ये लिखा था कि मैं, अब सुनना ध्यान से, मैं भारत के लिए एक ऐसा संविधान चाहता हूं। गांधी जी ने लिखा था कि मैं भारत के लिए एक ऐसा संविधान चाहता हूं जो उसे गुलामी
और दूसरे पर अधीनता से आजाद करा दे। मैं ऐसे भारत के लिए कोशिश करना चाहता हूं, ऐसे भारत का संविधान के प्रयास करना चाहता हूं जो सबसे गरीब से गरीब व्यक्ति भी अपना माने। ऐसा देश होना चाहिए जिसको अपनाने में गरीब को भी कोई प्रॉब्लम ना हो, वह भी अपने आप को उसका हिस्सा माने और उसके अंदर शामिल होने की कोशिश करे। हर एक व्यक्ति उसे अपनी भागीदारी के तौर पर ले, यह माने कि यह देश मेरी जिम्मेदारी है और इस देश में उच्च वर्ग और निम्न वर्ग यानी अमीर और गरीब, आगले और पिछड़े, इस प्रकार की कोई व्यवस्था ना हो। एक ऐसा भारत जहां कोई एक समुदाय नहीं बल्कि संपूर्ण मिलकर एक समुदाय बने, अलग अलग नहीं बल्कि संपूर्ण समुदाय मिलकर एक समुदाय बने, आपस में मिलजुल कर रहे। एक ऐसा समुदाय जहां छुआछूत, शराब और नशीली चीजें ना हो, जहां महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार मिले, और जब तक यह नहीं हो जाता है मेरी आत्मा तृप्त नहीं होगी। गांधी जी का ये शब्द था कि मेरी आत्मा तृप्त नहीं होगी। यानी कहने का मतलब है कि गांधी जी अगर संविधान निर्माण की प्रक्रिया में थे तो उन्होंने इतना कह दिया था कि अगर हमें संविधान निर्माण को अच्छे से करना है या अच्छे से समझना है तो हमें इन बातों पर ध्यान देना होगा। पहला, एक ऐसा भारत का निर्माण जो सभी राष्ट्र सभी लोग उसको अपना सके। दूसरा, यहाँ अमीरी और गरीबी टाइप की चीजें ना हो। तीसरा, कि लोगों के बीच संतोष रह सके। चौथा, कि इन लोगों के बीच आपसी सौहार्द बना रहे। पांचवा, कि देश में नशीली चीजों का पर प्रतिबंध रहे जो देश को बिगाड़ रही है। छठा, समान अधिकारों की प्राप्ति हो सके पुरुषों और महिलाओं के मध्य। तो अकेले गांधी जी ने 1931 के यंग इंडिया पेपर में भारत के संविधान के लिए यह महत्वाकांक्षा रखी थी। तो सोचो 299 सदस्यों ने, कितने, 299 सदस्यों ने भारतीय संविधान की परिकल्पना को कहां पहुंचाया होगा, तो आप तो इमेजिन कर ही सकते हो। और यह एक बहुत ही बड़ा स्रोत माना जा सकता है कि भारतीय संविधान इतना बेहतर क्यों है। ठीक है, गांधी जी की विचारधारा आपको यंग इंडिया से मिलती है। अब अगली विचारधारा जो होती है वह आती है हमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर, ठीक है, इनकी विचारधारा हमें मिलती है। यह विचारधारा गांधी जी से मिलती जुलती है। बस गांधी जी जहां सबको सर्वांगीण एक साथ रखना चाहते थे, वहीं भीमराव अंबेडकर का एक अलग ही विश्वास था। वह चाहते ही नहीं थे कि लोगों के बीच असमानता रहे। वह भेदभाव और असमानता जैसी इनइक्वालिटी जैसी चीजों को हटाना चाहते थे। उनका सबसे संपूर्ण सपना यही था कि ये बहुत ही गलत है। उन्होंने यह किया कि हमारे देश में इसको एक ही तरीके से साबित किया जा सकता है। हमारे देश में संविधान सभा में उनको एक ही तरीके से साबित किया जा सकता है। और इसीलिए जब उन्होंने भारत का संविधान के में अपना आखिरी भाषण लिखा, अपना आखिरी भाषण लिखा, तो उसमें उन्होंने ये क्लियरली लिखा कि 26 जनवरी 1950 को, कब, 26 जनवरी 1950 को हम मुश्किल भरे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीति के मामलों में हमारे यहाँ समानता रहेगी, यानी सब लोगों को एक बराबर वैल्यू माना जाएगा, सबकी वोट की वैल्यू सिमिलर रहेगी, सब लोग एक साथ मिलकर काम करेंगे। पर आर्थिक और सामाजिक जीवन असमानता वाला रहेगा। यानी इन्होंने भारत की सच्चाई रखी थी सबके सामने। इन्होंने क्लियर कर दिया था हम एक व्यक्ति एक वोट जैसी वैल्यू पर चर्चा कर लेंगे। राजनीति में एक व्यक्ति एक वैल्यू का संविधान आ जाएगा कि एक व्यक्ति एक वोट एक वैल्यू, सबके वोट को एक मूल्य दिया जाएगा। लेकिन समाज में आर्थिक ढांचे के तौर पर हम पिछड़ते चले जाएंगे और यह लंबे समय तक चलेगा। तो भारत के संविधान को छोड़ो, भारत का लोकतंत्र ही खतरे में आ जाएगा। भारत के संविधान को तो छोड़ ही दो, लोकतंत्र पर इतना बड़ा खतरा मंडरा जाएगा।
तो भीमराव अंबेडकर की भी विचारधारा एकदम परफेक्ट थी, जिन्होंने भारत की ओरिजिनल सच्चाई को दिखा था। यह विचारधारा थी और यह सत्य था, ठीक है। इन्होंने सच्चाई के दम पर मतलब सामने रखी थी बातें जो लोगों की समझ में आई थी, और इसी वजह से भीमराव अंबेडकर जी को काफी आदर्शवादी नहीं बल्कि कल्पनावादी माना जाता है। ये सभी चीजों पर समान वार्तालाप करते थे और सभी चीजों को समान तरीके से समझाते थे, ठीक है। अब हम अगले टर्म पर आते हैं कि जवाहरलाल नेहरू ने जब अपनी विचारधारा रखी थी तो उनकी विचारधारा क्या थी संविधान के निर्देश में। पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, इनकी विचारधारा पर चर्चा करते हैं। तो कहा यह जाता है कि जब 15 अगस्त 1947 को इन्होंने एक भाषण दिया था तो उन्होंने अब इस भाषण का नाम रखा था, अंग्रेजी में इस भाषण का नाम रखा था ए ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी। ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी यानी इसमें हमने अपने भाग्य के साथ, भारत के भाग्य के साथ एक समझौता किया है जिसके जरिए हमारा देश सर्वांगीण तौर पर आगे बढ़ सकता है। बहुत बड़ा भाषण है, इसको आप ए ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी को जाकर ढूंढ सकते हैं और ढूंढोगे ना तो आपको वहां पर क्लियरली भारत का अंदेशा मिल जाएगा कि यह किस प्रकार की विचारधारा थी। बहुत बढ़िया भाषण था। इसका हम कुछ कुछ अंश आपको बता देते हैं कि इन्होंने कहा था कि अब वक्त आ गया है कि अब हम यह माने कि हम किस तरीके से अपने आप को प्रफुल्लित करते हैं, हमारी आत्मा किस तरीके से संतुष्ट होगी। क्या भारत एक ऐसा देश बनेगा जहां सबको संप्रभु दिया जाएगा, या क्या भारत एक ऐसा देश बनेगा जहां हमेशा से गरीबी अपना लक्षण दिखाते रहेगी। अभी भी कुछ अंश ऐसे मौजूद होंगे जो भारत को पीछे ले जाने की कोशिश करेंगे, पर क्या हम सर्वांगीण विकास के जरिए सबको साथ लेकर आगे बढ़ेंगे। यह भाषण था उनका, मतलब उनके भाषण का एक कोर अंश हमने निकाला है, ठीक है। इसके अलावा और भी बड़े बड़े छंद थे जो भाषण के ऊपर दिखाई देते हैं। अब हम आपको होमवर्क के तौर पर क्या देते हैं, HW है आपका ये क्वेश्चन है कि कुछ बड़े देशों के संविधान की प्रस्तावना लिखें। हम आपको कम से कम 3 देशों की प्रस्तावना लिखने को दे रहे हैं, ठीक है। तो यह प्रस्तावना वाला जो कॉन्सेप्ट है यह आपको निकालना है और ढूंढकर लिखकर हमको दिखाना है कि भारत की प्रस्तावना के साथ यह किस प्रकार मैच करता है, ठीक है। यह हमारा संविधान का रिलेटेड एक टर्म था, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी। अब हम आते हैं अपने बड़े टॉपिक के तरफ। क्या संविधान परफेक्ट है, हर मायने में परफेक्ट है? तो बिल्कुल सही सुना, हर मायने में भारतीय संविधान परफेक्ट है, परंतु यह बात भी क्लियरली कही गई है कि जिस परिस्थिति के अनुसार देश का विकास होगा उस परिस्थिति के अनुसार संविधान में बदलाव किए जा सकते हैं और उन्हीं बदलावों को हमको समझना है। तो उनको बदलावों को कैसे समझा जा सकता है, तो एक ही जरिया है, उसका नाम है संविधान संशोधन। और यह संविधान संशोधन की प्रक्रिया किसके अधीन में होती है, तो यह होती है भारत के पार्लियामेंट के अधीन में। किसके अधीन में, भारत के पार्लियामेंट के अधीन में। तो अब आपका अगला टर्म है, ये अगला चैप्टर जो हमारा है वह क्या होगा, भारत का पार्लियामेंट, या फिर जिसको हम क्या कह सकते हैं, भारत की संसद, ठीक है, भारत की संसद। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम संसद के बारे में पढ़ेंगे। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।